31 अक्टूबर का दिन था। साल 1984 के दिन भारत की प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा घेरा में थी। इंदिरा गांधी अपने सरकारी आवास से ही अपने कार्यालय की ओर बढ़ ही रही थी कि साथ ही में निजी सचिव R.K. धवन और दाहिने तरफ छाता लेकर हेड कांस्टेबल नारायण सिंह और इंदिरा गांधी के साथ उनके पीछे सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल और नाथूराम। यह सभी लोग इंदिरा गांधी जी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ बढ़ ही रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही सेकंड में उनके साथ क्या होने वाला है। और अचानक गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हमला किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि उनके अपने ही सुरक्षा घेरा में तैनात 2 जवानों ने किया था। नमस्ते भारत, मैं बात कर रहा हूं देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की हत्या उनके ही 2 गार्डों ने की थी। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। लेकिन इस घटना को समझने के लिए हमें एक दिन पीछे जाना होगा, यानी 30 अक्टूबर 1984 का दिन। 30 अक्टूबर 1984 के दिन देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय उड़ीसा के भुवनेश्वर में चुनावी दौरा कर रही थी, क्योंकि उस समय चुनाव था। और इसी भुवनेश्वर के परेड ग्राउंड में उन्होंने एक भाषण दिया जो इंदिरा गांधी का अंतिम भाषण कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद ही इंदिरा गांधी जी की हत्या हो चुकी थी। यह भाषण बाद में उनकी आखिरी सार्वजनिक भाषणों में सबसे ज्यादा चर्चित हुआ। उन्होंने इस भाषण में अपने ऊपर हमले का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन पर कितनी बार हमला करने की कोशिश हुई, मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। क्योंकि यह इंदिरा गांधी जी को कैसे पता चला, क्योंकि कुछ महीने पहले ही जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। के चलते भारत की खुफिया एजेंसी ने भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सूचना दी थी। अब भारत की खुफिया एजेंसी इंदिरा गांधी को क्या सूचना दी थी, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। इंदिरा गांधी अपने स्पीच में कहती हैं कि आज रहूं, हो सकता है मैं कल ना रहूं। आगे उन्होंने कहा कि इस बात की चिंता नहीं है कि वह जीवित रहें या नहीं। अब जैसे कि इंदिरा गांधी को पहले से भी आभास हो चुका था, उन्होंने कहा कि अपना पूरा जीवन देश और जनता की सेवा के लिए लगाया। यहाँ तक कहती हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनके खून की हर बूंद भारत को मजबूत करेगी। 30 अक्टूबर 1984 की ही रात वह अब दिल्ली लौट आई। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी थोड़ा लेट उठी, क्योंकि उस समय चुनाव का दौर था तो वो लगातार रैलियां कर रही थी। एक दिन में इंदिरा गांधी जी लगभग 6 चुनावी रैलियां करती थी। हालांकि इंदिरा गांधी समय को लेकर बहुत पाबंदी थी, कहती थी कि एक इंसान के लिए 4 घंटे की नींद ही बहुत है। और स्वयं इंदिरा गांधी रात 12 बजे सोती थी और सुबह 4 बजे उठ जाती थी। इसके बाद वह योगा व्यायाम करती थी और अपनी डेली रूटीन की प्रक्रिया में वह लौट जाती थी। अब जो प्रधानमंत्री आवास था वह एक सफदरजंग रोड से मशहूर था। एक सफदरजंग रोड के अंदर 2 बंगले थे, एक प्रधानमंत्री जी का आवास तो दूसरा बंगला था प्रधानमंत्री जी का कार्यालय, जहां लोगों से वह इंदिरा गांधी जी मिलती थी। यानी उस समय इंदिरा गांधी जी के साथ उनके प्रधानमंत्री आवास में उनके बेटे राजीव गांधी और बहू सोनिया गांधी, पोता राहुल गांधी और पोती प्रियंका गांधी इंदिरा जी के साथ ही रहते थे। 31 अक्टूबर की सुबह डेली रूटीन की तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं और वह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी से मिलते हैं। इसके बाद वो स्कूल चले जाते हैं और उस समय राजीव गांधी चुनावी दौरों को लेकर पश्चिम बंगाल गए हुए थे। अब पीएम आवास में सिर्फ सोनिया गांधी ही थी। 31 अक्टूबर की सुबह इंदिरा गांधी को एक ब्रिटिश एक्टर और फिल्मकार पीटर उस्तिनोवो इंटरव्यू लेने के लिए एक अकबर रोड के लॉन में कैमरा टीम के साथ इंतजार कर रहे थे। यह इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। हालांकि उड़ीसा के दौरे पर भी इंदिरा गांधी जी के साथ गए हुए थे कुछ वीडियो शूट करने के लिए। किस तरह उनकी दिनचर्या कैसे है, वह लोगों से कैसे मिलती जुलती हैं और वह रैलियां कैसे करते हैं, उनकी सारी डेली रूटीन प्रक्रिया वो कैप्चर करते हैं। और 31 अक्टूबर का दिन ठीक 9:30 पर इंटरव्यू का टाइम रखा गया था, क्योंकि उनके द्वारा आधे 1 घंटे का इंदिरा गांधी जी का उनका इंटरव्यू लेना था।
अब इंदिरा गांधी सुबह उठकर अपनी सारी रूटीन प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद सुबह 9:27 पर मेकअप कराती हैं, क्योंकि उनको इंटरव्यू में जाना था। तब तक निजी सचिव R.K. धवन भी उनके पास आ जाते हैं। अब 9:27 पर ही एक सफ्दरजंग रोड से एक अकबर रोड के लिए निकलते हैं। यह दोनों परिसर को एक ही परिसर में जोड़ा गया था। आवास से कार्यालय जाने के लिए परिसर के अंदर ही लगभग 8 फीट चौड़ा सीमेंट का एक छोटा सा रास्ता बनाया गया था। इंदिरा गांधी इसी तरह रोज पैदल चलकर कार्यालय जाती थी। घर से निकलकर कार्यालय जाने में लगभग उनको 1 से 2 मिनट में वो कार्यालय पहुंच जाती थी, क्योंकि दूरी बहुत कम थी। इसी रास्ते के बीच एक छोटा सा गेट था जो दोनों परिसर को अलग करता था, यानी पीएम आवास को और पीएम कार्यालय को अलग करता था। इसी गेट पर दोनों सुरक्षा कर्मी थे जो इंदिरा गांधी को गोली मारे हुए थे। अब इंदिरा गांधी सचिव R.K. धवन के साथ हेड कांस्टेबल नारायण सिंह और सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल और नाथूराम के साथ यह सब इंदिरा गांधी जी के पीछे ही चल रहे थे और इंदिरा गांधी जी अब कार्यालय की तरफ बढ़ती हैं। हल्की फुल्की धूप थी तो हेड कांस्टेबल नारायण सिंह इंदिरा गांधी के सर के ऊपर छाता लगा देते। उस दिन इंदिरा गांधी खास तौर पर इंटरव्यू के लिए एक नारंगी साड़ी पहनी हुई थी। दोनों परिसर को बांटने वाले गेट पर 2 लोगों की ड्यूटी थी, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। कहा जाता है कि जो सिख सुरक्षा कर्मी बेअंत सिंह था वह इंदिरा गांधी का सबसे पसंदीदा सुरक्षा कर्मी था, जो उनके साथ कई बार विदेशी दौरे पर भी गया। और जो सतवंत सिंह था वह 5 महीने पहले ही सुरक्षा में आया हुआ था, इंदिरा गांधी जी की सुरक्षा में। उसकी ड्यूटी पीएम हाउस के बाहर की ड्यूटी थी, जबकि बेअंत सिंह की ड्यूटी अंदर लगी थी। अब यह सवाल उठा कि जब सतवंत सिंह की ड्यूटी बाहर लगी थी तो वह अंदर बेअंत सिंह के साथ कैसे मौजूद था। 31 अक्टूबर को सतवंत सिंह ने अपने सुरक्षा अधिकारियों से यह बताया कि उसको लूज मोशन हो रहा है, यानी बहुत दस्त हो रहा है और वह बार बार अंदर बाहर नहीं आ सकता। तो वह अपने उच्च अधिकारियों से बताया कि अगर उसकी ड्यूटी अंदर ही लगा दी जाए तो उसे वॉशरूम जाने में आसानी होगी। इससे किसी को शक नहीं हुआ और सतवंत सिंह की ड्यूटी जो बाहर लगी थी उसकी बजाय अब अंदर लगा दी गई। बेअंत सिंह 10 साल पुराना वफादार सुरक्षा कर्मी था, यहाँ तक कि 5 महीने पहले ही 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में। उसके बाद भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक रिपोर्ट दी थी इंदिरा गांधी जी की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की सुरक्षा में जितने भी सिख थे उनको हटाने की बात की जा रही थी, क्योंकि हो सकता है गोल्डन टेम्पल का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और रॉ ने इस रिपोर्ट को पीएमओ को भेजी। रॉ के इस रिपोर्ट के बाद बेअंत सिंह के साथ साथ जितने भी सुरक्षा कर्मी थे जो इंदिरा गांधी जी की सुरक्षा में लगे हुए थे उनको हटा दिया गया था। उनका ट्रांसफर लेटर भी आ गया था, लेकिन बेअंत सिंह यह बात डायरेक्ट इंदिरा गांधी जी को बता दिया। अब इंदिरा गांधी जी R.K. धवन से कहती हैं कि बेअंत सिंह मेरी ही सुरक्षा में रहेगा। तो इंदिरा गांधी और R.K. धवन के कहने पर उसका ट्रांसफर रोक लिया जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी कहती हैं केवल सिख होने के नाते इन लोगों का ट्रांसफर नहीं होगा। तो बाकी लोगों का तो ट्रांसफर हो चुका था, लेकिन बेअंत सिंह का ट्रांसफर रुक चुका था। अब सुबह के 9:28 पर इंदिरा गांधी एक अकबर रोड वाले गेट पर पहुंचती हैं, तो वहां पहले से ही मौजूद थे 2 सुरक्षा कर्मी, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। डेली रूटीन में यह था कि जब बेअंत सिंह इंदिरा गांधी जी को देखता था तो नमस्ते बोलता था। इसी तरह उस दिन इंदिरा गांधी जी को डेली रूटीन की तरह नमस्ते कहता है और जवाब में इंदिरा गांधी जी नमस्ते करती हैं। यह इंदिरा गांधी जी के मुख से निकला हुआ आखिरी वह शब्द था। नमस्ते करने के फौरन बाद अचानक बेअंत सिंह .38 बोर की पिस्टल निकालता है और एक साथ 3 फायर कर देता है इंदिरा गांधी जी के ऊपर, बिल्कुल करीब से। यह 3 गोली इंदिरा गांधी जी को लगती है। लगते ही इंदिरा गांधी जी घास पर गिर पड़ते हैं। तब तक जो उनका सहयोगी सतवंत सिंह था वह स्टेट गन से इंदिरा गांधी जी पर फायर कर देता है। स्टेट गन में कुल 27 गोलियां थी। इन सभी गोलियों को इंदिरा गांधी जी के शरीर में उतार दिया। इसके बाद
दोनों लोग बंदूक फेंककर हाथ ऊपर कर देते हैं। जब तक अन्य सुरक्षाकर्मी समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोलियों की आवाज सुनकर प्रधानमंत्री आवास में उस समय सोनिया गांधी थी, वह दौड़ पड़ती हैं और जो भी सुरक्षाकर्मी थे वह दौड़ पड़ते हैं गेट की तरफ। इंदिरा गांधी जमीन पर पड़ी हुई थी। तभी सोनिया गांधी पहुंचती है और इंदिरा गांधी को खून से लथपथ देखकर सोनिया गांधी रोने लगती है। इधर आर.के. धवन भी रो रहे थे। तभी बाकी जो सुरक्षाकर्मी थे वो फौरन इंदिरा गांधी को अस्पताल एम्स ले जाने की तैयारी कर रहे थे और पीएमओ के द्वारा एम्स को बता दिया गया था कि इंदिरा गांधी जी की तबीयत खराब है और वह एम्स में आ रहे हैं इंदिरा गांधी जी को लेकर। पीएमओ के द्वारा यह नहीं बताया गया था कि इंदिरा गांधी जी को गोली लगी हुई है, क्योंकि यह बात तेजी से फैल जाती और माहौल बदल जाता है। इसलिए केवल पीएमओ के द्वारा यह बताया गया था कि इंदिरा गांधी जी की तबीयत खराब है। इसी बीच जो अन्य सुरक्षा गार्ड थे जो इंदिरा गांधी की सुरक्षा में लगे हुए थे, वो सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को पकड़कर एक सफ्दरजंग रोड में एक गार्ड हाउस था, उसमें ले जाते हैं। जैसे ही गार्ड हाउस में पहुंचते हैं तभी बेअंत सिंह आईटीबीपी जवान पर झपट्टा मार देता है और उसका स्टेट गन छीनने की कोशिश करता है। इधर उसका सहयोगी सतवंत सिंह अपनी पगड़ी के अंदर छिपे चाकू को निकालकर जवानों पर हमला कर देता है। अब आईटीबीपी के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और बेअंत सिंह की मौत हो जाती है और जबकि सतवंत सिंह घायल हो जाता है। इधर इंदिरा गांधी को एम्बेसडर में बैठाकर सोनिया गांधी और साथ ही में आर.के. धवन एम्स की तरफ चल पड़ते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय से एम्स ज्यादा दूरी पे नहीं था, तो 9:38 पर इंदिरा गांधी एम्स पहुंच जाती हैं, जहां सीधे उन्हें 8 मंजिल पर ले जाया जाता है, जहां ऑपरेशन थिएटर था। इसके बाद 12 डॉक्टरों की टीम इंदिरा गांधी को बचाने में लग जाती हैं। साथ ही में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था, क्योंकि डॉक्टर बताते हैं कि एक गोली उनके दिल में जा लगी थी, इसलिए उनका दिल काम करना बंद कर दिया था। अब एम्स के डॉक्टर ऑपरेशन करना चालू कर देते हैं। अब डॉक्टरों ने इंदिरा गांधी जी के शरीर से लगभग 7 गोलियां निकाल चुके थे, लेकिन अभी भी 23 गोलियां उनके शरीर में थी और लगातार खून निकल रहा था। डॉक्टरों की कोशिश जारी थी। इधर ऑपरेशन थिएटर के बाहर सोनिया गांधी बेसुध होकर रो रही थी। इसी बीच पश्चिम बंगाल में मौजूद राजीव गांधी को खबर की गई। राजीव गांधी ने एम्स के डॉक्टरों से बातचीत की और सोनिया गांधी से भी बातचीत की और फिर वह पश्चिम बंगाल से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। इसी बीच भारत के प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह विदेश में थे। उनको सूचना मिलते ही वह भी अपना दौरा छोड़कर दिल्ली आने लगे। इधर ऑपरेशन के दौरान करीब इंदिरा गांधी जी को 88 बोतल खून चढ़ चुका था। इंदिरा गांधी को डॉक्टर बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो तमाम अंग थे वह काम करना बंद कर दिया था। समय बीतता जा रहा था। अब दोपहर को 12 बज चुके थे। आर.के. धवन ने सभी कैबिनेट मंत्रियों से कहते हैं कि यह बात लीक नहीं होनी चाहिए कि इंदिरा गांधी जी को गोली लगी हुई है। इसकी वजह यह थी कि जिससे बहुत बड़ा देश में दंगा हो सकता है, जो आगे चलकर सच हुआ। और दोपहर 1:12 पर एम्स के डॉक्टरों की टीम ने अपने हाथ खड़ा कर दिए। इधर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता एम्स के सामने पहुंच जाते हैं। लगभग 1:45 पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एम्स के डॉक्टरों ने डेथ डिक्लेयर कर दिया। तब तक राजीव गांधी भी एम्स पहुंच जाते हैं और शाम होते होते राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह का कारवा एम्स में दाखिल हो रहा था, तभी उनके साथ वह घटना हुई जिसने यह बता दिया कि अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। क्योंकि ज्ञानी जेल सिंह के कार पर पथराव हो गया था, क्योंकि वह सिख थे और सिखों ने ही मिलकर इंदिरा गांधी जी की हत्या की थी। यानी बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, ये दोनों भी सिख संप्रदाय से थे। शाम ठीक 6 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर ऐलान किया जाता है कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी अब हमारे बीच नहीं रही। इसके बाद 3 नवंबर तक
पूरे दिल्ली में दंगा होता है। करीब 500 सिख मारे जाते हैं। सतवंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पता चलता है कि इस कांड में एक और व्यक्ति शामिल था जिसका नाम कहर सिंह था। अब कहर सिंह को भी गिरफ्तार किया जाता है और अगले 5 साल तक मुकदमा चलता है। पहले लोअर कोर्ट, फिर इसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में मल्टी पिटीशन दाखिल की जाती है जो प्रेसिडेंट के द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है। इसके बाद 6 जनवरी 1989 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में सतवंत सिंह और कहर सिंह को फांसी दे दी जाती है। तो फाइनली दोस्तों यह थी इंदिरा गांधी जी की हत्या की कहानी। तो फाइनली दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्ते भारत।